तो चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कि एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा। अब प्रश्न क्या है कि पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न का उदाहरण है, मतलब कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है जिसमें से पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखना है जिसका जोड़ जो है, योगफल जो है वो ऋणात्मक है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कैसे ऐसे पूर्णांक, जैसे कि मान के चलो कि +4 -7 कितना हो जाएगा, -3। तो इस चीज के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये किस तरीके का एक प्रश्न है? तो यह बंद सिरे वाला प्रश्न है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। उदाहरण प्रस्तुत करते समय आपको बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना होता है। स्मरण गलत है, बहुविकल्पीय गलत है। आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, खुले सिरे वाले प्रश्न होंगे। खुले मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में बताए हैं इस चीज के बारे में, क्वेश्चंस में मैंने करवाया है इस चीज की। खुले सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिसमें बिल्कुल मुक्त होता है हर एक तरीके से, वो किसी तरीके से। जैसे +4 -7 है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये योग करना है इसको। ठीक है, तो मैंने 4 को और -7 को जोड़ा जब, तो -3 आया। ठीक है, और मैंने अब यहां पर देखो +2 में अगर मैंने -3 को जोड़ दिया, तो -3 को अगर जोड़ूंगा तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1। तो फिर यहां पर ऋणात्मक आता है ना। तो सिंपल सी बात है, कई सारे यहां पर केसेस हो सकते हैं, इसलिए जो है ना, ये क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन, ठीक है, प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। अमूर्त वो चीज जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो इस समुच्चय मतलब कि गुच्छे की बात की जा रही है। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांक को समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है, इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया पूर्णांक समुच्चय के पाने के लिए। पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही 2 मिनट मेरा निकल चुका है। लेकिन अब देखते हैं इसका हल क्या है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा धनात्मक चीजें। ठीक है, क्या सीखा हमने, पहले धनात्मक चीजें सीखा, फिर दूसरा क्या, ऋणात्मक, फिर गुणा और फिर भाग। तो इसका एक क्या है, इसका एक क्रम है। ठीक है, तो पदानुक्रम स्वभाव को दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूर्णांकों में हमने पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। ठीक है, एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान जैसे कि 540 है, इसमें 0 का स्थानीय मान क्या है, 0। 4 का क्या है स्थानीय मान, तो 4 और 0। क्यों? क्योंकि इसका स्थान क्या है, इकाई दहाई, दहाई है, तो दहाई में क्या होता है, 4 और 1 0। अब इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है ना भाई। 540 मतलब 5 का स्थान क्या है, 500 वाले में है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 500। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर 540 में जातीय मान की, तो 0 का क्या जाती है, वो तो 0 ही है। 4 का क्या जाती है, वो तो 4 ही है। 5 का कोई जाति है नहीं, तो 5 ही है। तो जब भी आपसे जाति पूछे तो जो चीज है वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब स्थान के बारे में पूछे कि वो कहां पर है, तो इस चीज को आपको यहां पर करना है। ठीक है, जैसे 1 है और 9 है। ठीक है, तो इसकी जाति तो बड़ी है भाई, ये तो 9 है, लेकिन ये क्या है, 1 है। तो ये तो जाति से 1 है, छोटा है। लेकिन अगर स्थान की बात करें तो इसने ओहदा पाया है भाई, तो इसका स्थान क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से बड़ा हो गया कि नहीं, 10। तो सिंपल सी बात है, इसका स्थान क्या होगा, 10 होगा। ओके, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहां पर इस चीज के बारे में बात कर रहा कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं, इस पहेली का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अध्यापक क्या करना चाहता है भाई, क्या मतलब अध्यापक कर क्या रहा है। अध्यापक ने बोला कि मैं 5 इकाई और 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं, इस पहेली का उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो अब इस पहेली का उद्देश्य हमें ढूंढना है भाई, ये क्या चीज है, योगात्मक मूल्यांकन करना। यहां पर योग के बारे में बात की जा रही है, नहीं। अब देखिए 5 दहाई और 4 इकाई और 4 इकाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, 3 दहाई 7 इकाई, 3 दहाई और 7 इकाई कितना हो गया, 37 हो गया। तो ये दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है, कक्षा की एक रसता को भंग करना। नहीं भाई, एक रस बनाए रखो भाई कक्षा में, क्या दिक्कत है। स्थानीय मान का बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, ये बंद सिरे वाला सवाल तो नहीं है भाई।
अगर बंद सिरे वाला सवाल होगा तो ये पहेली का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य कभी भी आप देखोगे तो बंद सिरे वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, वो खुले सिरे वाला ही होगा। तो आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना, तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को ना ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सारी चीजों को ना एक प्रोफेशनल ऑफिशियली क्वेश्चंस के माध्यम से चीजें करने में बड़ा कठिनाई होता है। कहने का मतलब है कि 5 दहाई, ठीक है, 5 दहाई को कैसे लिखेंगे, तो 5 दहाई को ऐसे लिखा जाता है 5 इंटू 10, ठीक है, 5 है और दहाई है, कितना हो गया 50। तो ये ऑफिशियली होता है कि 5 है और आगे दहाई है, दहाई मतलब कि 10, ठीक है। तो 10 कितनी बार है, 5 बार, 5 बार 10 है मतलब कि कितना हुआ 5, 50 हो गया। तो इसी को बोला जाता है आंसर नंबर 4 राइट आंसर। आई होप चीजें क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण क्या है? प्रश्न अच्छा है, चलिए इसका आंसर तलाशते हैं। 90 डिग्री। अब देखिए समबाहु क्या है भाई, जिसकी समान भुजाएं हैं, ठीक है, समान, 3 तरह के, एक समकोण होता है भाई, एक समकोण होता है, ये समकोण है जिसकी एक भुजा जो है 90 डिग्री होती है। एक विषम बाहु होता है जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है, 6 का है, ये 4 का है, ये विषम बाहु है, ठीक है, ये समकोण है। एक होता है समद्विबाहु, ठीक है, जिसमें ये दोनों ना बराबर होंगे, कोई भी बराबर हो सकता है, समद्विबाहु। कैसा इधर उधर लिख दिया मैंने, दोबारा से बना देता हूं आप लोगों के लिए। एक है ये समकोण, ठीक है, जो जिसका 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, वो होता है समकोण। एक होता है आपका समद्विबाहु, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, समद्विबाहु, ठीक है, ये 45-45 भी हो सकता है और ये 90 मान लो हो सकता है। तो समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं, चलो ठीक है। और एक है कि समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। एक होता है विषम बाहु जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ठीक है, विषम बाहु, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है चीजें। तो विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है, ये 40 का होगा तो ये 60 का होगा, फिर ये 80 डिग्री मतलब मान के चलो 80 इंच का 80 सेंटीमीटर का है, 4 6 8 भी हो सकता है, ये बराबर होगा 6 6 6, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये 90 डिग्री का है, ये 45 या 45, तो ये कितना हो गया, ये भी आपका समद्विबाहु हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है कि मान के चलो कि एक ऐसे है, एक यहाँ पर 80 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये तो 80 डिग्री है नहीं, ये मान के चलो कि ये 80 डिग्री का हो गया और बाकी जो है 50-50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 2 भुजाएं बराबर हो गई, इसको समद्विबाहु कहते हैं। अब कहने की कोशिश ही कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी समान भुजाएं बराबर है, कि घुमावदार सममिति के कोण क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाला जाएगा, ठीक है। घुमावदार सममिति के कोण क्या है, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। अब कैसे हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, इसको घुमाया जाएगा 120 डिग्री पर जाएगा, फिर ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 240 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर, ठीक है। चलिए, दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानना है आपको कि अगला पद क्या है। तो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, तो जाहिर सी बात है 25 होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो 25 है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए लास्ट में दोनों के बी वी है, तो वी वी को देखेंगे नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया, वी वी नहीं देखेंगे। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या आएगा। जेड के बाद वाई आता है, वाई के बाद एक्स आता है, एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, ठीक है, जेड से पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले आता है भी, भी के पहले आता है यू, यू के पहले आता है टी। तो भी यहां पर हमारा काम बन जाता है आंसर नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर है। चलिए आंसर नंबर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेनहिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो देखिए हमने दृश्यीकरण देखा है,
ठीक है, विजुअलाइजेशन देखा है, एनालिसिस देखा है, स्वयं सिद्ध भी देखा है, ठीक है, एक्सियोमेटिक। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल ये किसकी है? ये जीन पियाजे के सिद्धांत है, ठीक है, कंक्रीट। और कौन से वाला लेवल है भैया? ये होता है 7 से लेकर के 11 साल वाला, जिसको कंक्रीट बोला जाता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीजें देखेंगे उस चीज के बारे में उनको कहीं ना कहीं समझ विकसित होने लगती है, ये पियाजे का सिद्धांत है। लेकिन बाकी के जो 3 है वो दृश्यकरण, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, ये सारी जो चीजें हैं ये किसका है? आपका ज्यामितीय तर्क बेनिले का। इन्होंने 5 स्तर बताए हैं, 3 आपके पास है, 3 आपके सामने है।